class. As you know that City High School has been started online classes and we are going to discuss the topic dipole forces. Yesterday we have discussed the type of force which is a weak force and which is comparatively a weak force than a chemical bond, and that was the intermolecular forces. And one of the type of intermolecular forces is dipole forces. ठीक है? As you know that the topic name shows that here there are two poles. Di means two and poles mean किनारे या corners. ठीक है? How? यहाँ पर हमारे पास देखा जाए, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है, से फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड वी सेड दैट कि हम इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. क्लोराइड के केस में पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि अगर हम लोग क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन. ये 7 इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि ये इस इलेक्ट्रॉन के अपने ऊपर अपनी तरफ अट्रैक्ट करें. एज अ रिजल्ट दे कैरी अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दे कैरी अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या क्रिएट हो गया, दो पोल्स, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल. यानी अब ये एक डाइपोल, इसका मतलब है ये है डाइपोल फोर्सेस. इट मीन्स कि एक और कहीं ना कहीं डाइपोल पड़ा होगा. हम ये कहते हैं कि एक और डाइपोल है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव. अब अगर हम लोग ये देखें तो इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं. तो ये हमारे पास इन जो ये वाली जो फोर्सेस होती हैं इनकी नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल नेचर होती है. जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ना, उनको एज अ होल हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, वॉन्डर वॉल फोर्सेस. वॉन्डर वॉल फोर्सेस, जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, वॉन्डर वॉल फोर्सेस. वॉन्डर वॉल फोर्सेस यानी क्या आती हैं, ये इलेक्ट्रिकल इन नेचर होती हैं. ये इलेक्ट्रिकल नेचर हो सकती हैं, मे बी ये टेम्परेरी हों या फिर परमानेंट हों. नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है. अब मैंने ये कहा कि हमारे पास एक कंपाउंड था जिसको हम लोगों ने क्या कहा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड एक और मॉलिक्यूल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. ठीक है, होता क्या है जब हमारे पास ये एक कोई सोल्यूशन पड़ा हुआ है, उस सोल्यूशन में HCl है. अब इस HCl सोल्यूशन में सिर्फ एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल नहीं है, इसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, अब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं तो इन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक फोर्स डेवलप हो जाती है. कब डेवलप होती है, जब इसमें से जो बहुत से नंबर ऑफ़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैं वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करें कि पार्शियल नेगेटिव के सामने पार्शियल पॉजिटिव आ जाए और पार्शियल पॉजिटिव के सामने क्या आ जाए, पार्शियल नेगेटिव आ जाए. तो इस वक्त इनके दरमियान जो फोर्स डेवलप होती है उसको कहा जाता है डाइपोल फोर्सेस. तो क्या कहा जाता है, ये डाइपोल और ये इनके दरमियान क्या है जी, फोर्स. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइपोल फोर्सेस. मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने ये कहा कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा कंपाउंड हो जिसमें इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया हो, फिर क्वेश्चन जहन में आता है कि पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज किसी भी एलिमेंट के ऊपर आता कब है, आता उस वक्त है जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करें जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो. तो वो क्या करते हैं, उनमें से जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा. एज अ रिजल्ट इट डेवलप अ नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट कैरी अ पार्शियल चार्ज. इट वॉज नोन एज पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड द सब्सटेंस विच गिव इट्स इलेक्ट्रॉन इट्स नोन एज पार्शियल. प्रॉपरली ट्रांसफ़र नहीं करता, ये अपना शेयर ज़्यादा से ज़्यादा उसको दे देता है, तो उसकी क्या कहलाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है. तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक डाइपोल में जैसे क्रिएट हुआ वैसे ही दूसरे डाइपोल में भी क्रिएट होगा. जब दोनों ही एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये क्या फोर्स कहलाती है, डाइपोल फोर्सेस आती हैं. ठीक है,
तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट डाइपोल फोर्सेस, तो आप लिख सकते हैं when two molecules come in such a way that the partial positive charge of one molecule attract the adjacent, इसके लिए adjacent होना ज़रूरी है, ठीक है, साथ वाले मॉलिक्यूल का adjacent मॉलिक्यूल का partial नेगेटिव को क्या करे, अट्रैक्ट करे, that the force develop is known as dipole forces, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बहुत सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, उनको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, वान डेर वाल फोर्सेस कहा जाते हैं। इनकी नेचर इलेक्ट्रिकल होती है। फिर आपको बताया इलेक्ट्रिकल नेचर क्यों होती है, क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस होते हैं, यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। फिर आपको ये बताया कि ये टेम्परेरी भी हो सकती हैं, ये परमानेंट भी हो सकती हैं। अभी परमानेंट फोर्स के भी आपको एक एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन भी करते हैं कि ये परमानेंट फोर्सेस होती कैसे हैं, ठीक है। अब हम लोगों का आपका ना एक क्वेश्चन है जी, इंड्यूस्ड डाइपोल। चलिए ये आपका एक्सरसाइज का बाद में करते हैं, पहले इसी से रेलिवेंट हम लोग करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो सेकंड टाइप है वो है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब इसके नाम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं। 4th चैप्टर में से भी बोर्ड के पेपर में जो सा लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है लाजमी, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर अगर हम देखें तो हमें नाम से पता चला है कि इस बॉन्डिंग, ये कोई ऐसी बॉन्डिंग है जिसमें हाइड्रोजन का होना तो ज़रूरी है, ठीक है। इस एक हाइड्रोजन तो हमें कंफर्म हो गया, नाम से पता चल गया हाइड्रोजन तो है। अब हाइड्रोजन के साथ और क्या है, हाइड्रोजन के साथ जो सेकंड हमारे पास एलिमेंट होगा उसकी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नंबर 1, इट शुड बी स्मॉल साइज। Second one, it should be more electronegative. More electronegative होना चाहिए, यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। थर्ड वन इज़ कि ये लोन पेयर कैरी कर रहे हैं, इसके पास हो लोन पेयर। ऑटोमेटिक देखें जिसका स्मॉल साइज होगा उस पर न्यूक्लियस का और ज़्यादा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज़्यादा होगी। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी क्या ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। प्लस उसके पास अगर लोन पेयर हो गए तो वो भी बेसिकली क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो हमने क्या कहा, एक हाइड्रोजन है और उसके साथ दूसरे कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, वो एलिमेंट जो कि बेसिकली स्मॉल साइज और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। अब वो एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, अब हाइड्रोजन के साथ आ सकता है, हाइड्रोजन तो है लेकिन इसके साथ दूसरा एलिमेंट आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होता है। इसके साथ ऑक्सीजन आ सकता है क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। इसके साथ फ्लोरीन आ सकता है जिसके पास 3 लोन पेयर है। तो ये तीनों क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ क्या शो कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। हम इसकी बहुत कॉमन एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की देखेंगे, वाटर के अंदर भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, से फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग इसको करते हैं, ये हमारे ऑक्सीजन है, ये अब मैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बना रही हूँ। अब ऑक्सीजन के ऊपर आपको बताया गया क्या है, लोन पेयर है। ऑक्सीजन के ऊपर अगर लोन पेयर है तो इसमें कैपेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ ज़्यादा खींच सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब आप ये एक चीज़ को नोटिस करें तो अब ये देख रहे हैं इस नेगेटिव के सामने क्या आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इस नेगेटिव के सामने क्या आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी या किसी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन से।
डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करने की वजह क्या है, क्योंकि ये एक वीक फोर्स होती है, इस वजह से इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H डॉट पी मैंने लिख दिया, ये हमारे पास आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग डिफाइन क्या करेंगे, व्हेन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ, डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हेन, अब मैं एब्रिविएशन में लिखे, व्हेन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम of one molecule come close to partial negative atom of other molecule, the force which was developed was known as hydrogen bonding। वो फोर्स क्या कहलाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। अब अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये देखें ज़रा, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव इस मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव के सामने है, और यही बात हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन में की है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की। हमने क्या पढ़ी अभी तक, इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिया। अब आती है जी इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सी है वो इफेक्ट जो करती है, इसकी इम्पोर्टेंस में देखा जाए तो हाइड्रोजन इफेक्ट ऑफ, हम लिखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर 1, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि ये अफेक्ट करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज को। फिजिकल प्रॉपर्टीज को। अब यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड का यूजुअली ज़्यादा हो जाता है, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है कैसे, मैं ये कहती हूँ फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि अल्कोहल का है ROH, अल्कोहल का है 78, इथाइल अल्कोहल का यूजुअली अल्कोहल का है जी 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 क्यों है और उसका 100 क्यों है, उसकी रीज़न बेसिकली क्या है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसकी वजह क्या है कि अगर हम लोग वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वाटर के केस में पार्शियल पॉजिटिव 2 और एक पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव 2 हैं और एक पार्शियल नेगेटिव है। जबकि अल्कोहल के केस में अगर हम देखें तो ROH पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव, एक पार्शियल नेगेटिव एक पार्शियल पॉजिटिव। वाटर के केस में क्या होता है कि वाटर का ये वाला भी फर्दर वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बना सकता है और ये वाला भी फर्दर वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बना सकता है। यानी एक वाटर मॉलिक्यूल ने फर्दर कितने जो से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसने इस तरह से भी बॉन्डिंग शो की, इसने इस तरह से भी बॉन्डिंग शो की और इसने इस तरह से भी बॉन्डिंग शो की है। तो इसमें वाटर के केस में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें इस केस में ज़्यादा होती है। जबकि हम अल्कोहल को देखें तो अल्कोहल का इस वाले ने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली और ये वाला जो है वो फर्दर किसी और एक के साथ बॉन्ड बना लेगा। यानी इसने दो साइड से बॉन्ड की बनाया, इसने क्या किया 1 2 और 3 साइड से बॉन्ड बना रहा है, फर्दर बॉन्डिंग कर रहा है, ये 2 साइड से बॉन्डिंग कर रहा है। चूंकि ये तीन तरह साइड से बॉन्डिंग कर रहा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, इसी वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है
वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने किसको इफेक्ट किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स को डिपेंड किया। और इस पर आपने एग्जांपल लिखनी है जी, ये बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि अल्कोहल का 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसकी रीज़न भी मैंने आपको एलेबोरेट कर दी कि वाटर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द अल्कोहल, दैट्स वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। सेकेंड फिनोमिना, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फिनोमिना है जो ऑब्जर्व हम लोग करते हैं, वो है जी फ्लोटिंग ऑफ आइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर बारी बोर्ड के पेपर में आता है, व्हाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ये एक्सरसाइज में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। फ्लोटिंग ऑफ आइस जो है वो सेकंड आपके पास इंपॉर्टेंस इसमें आ जाता है अफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। फ्लोटिंग ऑफ आइस में अगर आप देखें तो नॉर्मली जैसे मैंने ये लिक्विड केस में वाटर बनाया, तो वाटर जो है वो प्रॉपर तरीके से वाटर यहाँ से भी अरेंज है, इधर से भी अरेंज है, इधर से भी अरेंज है, यानी इधर से भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। तो ये रैंडमली, यानी स्पेसिफाई नहीं करना कि या अगर ये इस डायरेक्शन में बॉन्ड बना रहा है तो ये एक्स वाई में या वाई में किसी खास डायरेक्शन में जो है ना वाटर बॉन्ड नहीं बना रहा, इधर से भी बना रहा है, इधर से भी बना रहा है, इधर से भी बना रहा है, आगे से ये कोई वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा तो ये इधर से भी बना लेगा, इधर से। तो ये एक रैंडम सा बिखरा सा स्ट्रक्चर बनाता है। कब? इन केस ऑफ लिक्विड। जब वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में तो ये बॉन्डिंग शो करता है रैंडम, इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व की जाती है वो होती है रैंडम। बट अगर वो आ जाता है आइस की फॉर्म में, फिर आइस के केस में क्या होता है, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल एक तरतीब में आ जाते हैं, एक अरेंजमेंट में आ जाते हैं। ये खुद को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं इन ऑर्डर्ड फॉर्म में, अरेंज कर लेते हैं इन ऑर्डर्ड फॉर्म में। कैसे? फॉर एग्जांपल ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हम बना रहे हैं, ये ऑक्सीजन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। इसका ये देखिए पार्शियल नेगेटिव, सब पे पार्शियल नेगेटिव पहले लगा लेते हैं फिर आपको समझेंगे। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। अब इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इसके नेगेटिव ने इसके पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लिया। अब इसके पार्शियल नेगेटिव ने इसके, ये देखें ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है इस वाटर मॉलिक्यूल का, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर ली। अब इसका पार्शियल पॉजिटिव जो है वो हाइड्रोजन है वो इसके साथ बॉन्ड बना देगा, इसका पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग शो कर देगा। इसका जो हाइड्रोजन होगा वो इसके साथ बॉन्डिंग शो कर देगा। और ये एक हमारे पास, अब ये देखें, अब हम ये बनाते हैं ना तो इसका स्ट्रक्चर देखें, एक प्रॉपर एक शेप में आ रहा है, ठीक है, कि किसने किसके साथ पार्शियल पॉजिटिव ने किस पार्शियल नेगेटिव के साथ, ये जितने भी हाइड्रोजन है ना सब के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इसका देखिए, इसका पार्शियल पॉजिटिव इसके पार्शियल नेगेटिव के साथ, इसका पार्शियल पॉजिटिव इसके पार्शियल नेगेटिव के साथ, इसका पार्शियल नेगेटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव के साथ। बट हो क्या रहा है, ये एक प्रॉपर अरेंज की फॉर्म में है। जब मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल प्रॉपर अरेंज फॉर्म में हुए तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये ओपन हो गया। अब ये सेंटर से देखिए सारी की सारी जगह क्या है, खाली जगह है। यानी जब वाटर मॉलिक्यूल आइस के केस में क्या हुए, वाटर मॉलिक्यूल आइस के केस में अरेंज हो गए इन ऑर्डर फॉर्म में। जब वो ऑर्डर फॉर्म में अरेंज हुए थे उन्होंने हमें कौन सा स्ट्रक्चर दिया, ओपन स्ट्रक्चर दे दिया। अब इस ओपन स्ट्रक्चर की वजह से क्या होगा कि वेट इसका कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा वेट, ये देखें
हम क्या कहते हैं, डी डेंसिटी किसके इक्वल है, डी इज इक्वल टू एम ओवर वी। जिस मॉलिक्यूल की डेंसिटी, जिस मॉलिक्यूल का यानी डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। यानी अगर किसी सब्सटेंस के केस में वॉल्यूम बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। इधर भी तो यही हुआ है, इधर क्या हुआ है, इधर वॉल्यूम नहीं बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आइस के केस में क्या होता है, आइस की डेंसिटी हो गई कम। क्वेश्चन ये राइज होता है कि आइस की डेंसिटी कम क्यों हुई। आइस की डेंसिटी कम हुई इसके ओपन स्ट्रक्चर की वजह से। ओपन स्ट्रक्चर कैसे बना, क्योंकि अब वाटर मॉलिक्यूल ने खुद को प्रॉपर वे में अरेंज कर लिया था। तो जब इसकी आइस की डेंसिटी कम हो जाएगी तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस की जो डेंसिटी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की जो डेंसिटी है वो है जी 1.0 ग्राम पर cm क्यूब, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस की जो डेंसिटी है वो है जी 0.917 ग्राम पर cm क्यूब। तो सेकंड फिनोमिना जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है जी, आइस वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है। अगर आप सर्दियों में देखें ना तो सर्दियों में झील पे ना, या आप देखें कुछ झील होती हैं उनके ऊपर बर्फ़ जम जाती है, बर्फ़ पूरी झील बर्फ़ बन जाती है। लेकिन उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ में जो एनिमल्स है ना, ये देखें ये झील है उसके ऊपर सारी बर्फ़ की तह बन गई, लेकिन इसके अंदर जो भी वो होते हैं एनिमल्स होते हैं या कोई प्लांट्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे प्लांट हैं, या कोई आप कह लें कि हमारे पास फ़िश वगैरह हैं, तो वो सारी के सारी क्या करती हैं, वो सर्वाइव ही रहती हैं। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये ऊपर तो बर्फ़ की मोटी तह आ गई और ये जो आइस है ये एज ए इंसुलेटर काम करती है, यानी ये फर्दर हीट को अंदर नहीं आने देती। नीचे जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर ही रहता है, जितना टेम्परेचर है जिस पे लाइफ सर्वाइव कर सकती है। अब बर्फ़, क्वेश्चन ये राइज होता है कि आइस ऊपर क्यों फ्लोट कर रही है, तो आइस ऊपर फ्लोट कर रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने क्या इंपॉर्टेंट फिनोमिना किया कि इन केस ऑफ आइस वाटर मॉलिक्यूल ने खुद को प्रॉपर फॉर्म में अरेंज किया। अरेंज करने की वजह से इन्होंने कौन सा स्ट्रक्चर बनाया, ओपन स्ट्रक्चर बनाया। इस ओपन स्ट्रक्चर की वजह से वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम। जब इसकी डेंसिटी कम होगी तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ऊपर आके फ्लोट कर जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर आपको ये एक्सरसाइज में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, आपका है जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर, मैं आपको बता ही देती हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर है जी आपका 9। हमने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था डाइपोल फोर्सेस वाला और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, तो इससे आपके एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन 8 एंड लॉन्ग क्वेश्चन 9। और इसके साथ ही आपका टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन जो हैं वो कवर होंगे। टेस्ट योर सेल्फ है 4.3, इसके क्वेश्चन 4.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन थे 5 to 9। और इसके अलावा जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके आ जाएंगे जी 10 और 15। ठीक है, ये जो 2 टॉपिक हमने पढ़े हैं इनसे रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये आपके सारे कवर हो जाएंगे। अब आपके ना एक टेस्ट योर सेल्फ में एक क्वेश्चन, अब ये ना लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, देन यू हैव टू राइट द डेफिनेशन, देन यू हैव टू एक्सप्लेन द एग्जाम्पल एंड देन यू हैव टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड देयर 2 इफेक्ट्स, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है, दूसरा फ्लोटिंग ऑफ आइस को इफेक्ट करता है। आपके ना ये टेस्ट योर सेल्फ में एक क्वेश्चन है, ये है जी व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस मतलब उसमें हम लोगों ने खुद से प्रोड्यूस किया है, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल एक ऐसी फोर्स होगी, उसमें होगा क्या कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो कि है परमानेंट मॉलिक्यूल। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो फोर्सेस होती हैं ये क्या होती हैं, परमानेंट भी पोलर हो सकती हैं, परमानेंट ये जो मैंने बताया था कि जो डाइपोल फोर्सेस हैं ये परमानेंट मॉलिक्यूल में भी हो जाते हैं, परमानेंट डाइपोल में भी होती है और टेम्परेरी डाइपोल में भी होती हैं। जो परमानेंट डाइपोल होते हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि वाटर के केस में देखें या HF के केस में या देखें या HCl के केस,
NH3 के केस में देखें इनके ऊपर चार्जेस आए होते हैं। अब इस केस में अगर हम एक डायपोल देखते हैं तो हमारे पास है एक पार्शियल पॉजिटिव और एक हमारे पास है नेगेटिव। ये हमारे पास क्या है, ये एक डायपोल है। ये कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर परमानेंटली जो है वो पोलर है। इसके सामने अगर कोई हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंस आ जाए, कौन सा सब्सटेंस आ जाए, नॉन पोलर सब्सटेंस आ जाए, तो होगा क्या कि कुछ टाइम के लिए इस पोलैरिटी की वजह से इसके अंदर भी पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। यानी ये तो हमारे पास पोलर था ही था, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे वाला सब्सटेंस है ये भी क्या हो गया, इसमें भी पोल्स क्रिएट हो गए। तो ये नॉन पोलर का पोलर बन जाना किसकी वजह से, एक पोलर मॉलिक्यूल की वजह से क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड डायपोल। क्या कहलाएगा ये, इंड्यूस्ड डायपोल। मैंने क्या बताया कि एक हमारे पास डायपोल था, एक हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड था। जब इस डायपोल को नॉन पोलर कंपाउंड के सामने लाया जाए तो इसके सामने भी क्या हो जाता है, एक पोल क्रिएट हो जाता है। ये जो पोल क्रिएट होता है इसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल। और ये टेम्परेरी डायपोल होता है, यानी कुछ टाइम के लिए होगा, उसके बाद दोबारा ये अपनी वाली पोजीशन पे आ जाएगा। आज तक हमारा टॉपिक जो है वो इतना ही था।